नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहले आपको बेंगलुरु के बमबाज आतंकियों से मिलवाएंगे जिनकी गिरफ्तारी बंगाल से होने के बाद इस पर सियासी ब्लास्ट हो रहे हैं। बंगाल में हिंदू वेश रखकर कैसे अब्दुल ताहा विघ्नेश बना और कैसे इन आतंकियों ने बेंगलुरु कैफे में लंच ब्रेक की जगह बम ब्रेक किया, इस पर बहुत चौंकाने वाली गूंजी है। फिर आपको काशी विश्वनाथ मंदिर की पुजारी पुलिस से मिलवाएंगे जो धोती कुर्ते में है, जिनके गले में रुद्राक्ष और माथे पर त्रिपुंड है। लेकिन पुलिस के पुजारी वाले इस लुक को लेकर यूपी में सियासत की घंटियां कैसे बज रही हैं, इस पर भी एक दिलचस्प रिपोर्ट है। इसके बाद एक ऐसी खबर जो सीधे आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ी है। दावा है कई डॉक्टर्स आपके स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि ये डराने वाले फैक्ट इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल की एक रिपोर्ट में बताए गए हैं। इस खबर को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। फिर सत्ता में आपको विपक्ष की पर गिरी प्रधानमंत्री मोदी की 3M मिसाइल के बारे में बताएंगे। आज पीएम ने मटन, मछली और मुगल के जरिए जम्मू के उधमपुर से बिहार की सियासत में नया तड़का लगाया। इस पर तेजस्वी और मीसा भारती का पारा हाई। और दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। वैसे सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी और तर्क दिया था कि घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए कविता का सामना सबूतों से कराने की जरूरत है। दिल्ली में केजरीवाल की जेल वाली सियासत के बीच आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। केजरीवाल की मंत्री आतिशी का दावा है कि केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है और केजरीवाल सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया गया है। और इन खबरों के बीच दुनिया में नई जंग छिड़ने का सायरन बज रहा है। ध्यान से देखिएगा ये खबर। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करके ईरान और इजरायल की यात्रा न करने की सलाह दी है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि जो भारतीय ईरान और इजरायल में रह रहे हैं वो घर से कम निकलें। सवाल है कि क्या ईरान और इजरायल में जंग शुरू होने वाली है? क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है? आज सत्ता के मेन्यू में राजनीति, आतंकवाद और आपकी सेहत से जुड़ी खबरें हैं। सत्ता की कुछ और दिलचस्प कुंजियां हैं जो हम आपको आगे दिखाएंगे और उनको खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले वो वीडियो जिसे देखकर देश के करोड़ों राम भक्तों का मन मीठा हो जाएगा। ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा इसको। आज से 5 दिन बाद 17 अप्रैल को रामनवमी है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम को सूर्य तिलक किया जाना है, जिसकी घोषणा हो चुकी है। यह देखिए जरा, तारीख तय है, मुहूर्त फाइनल है, वैज्ञानिकों की तरफ से भी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज इसका सफल ट्रायल किया गया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। यह देखिए जरा, 15 सेकंड में देखिए कैसे 17 अप्रैल को गर्भगृह में रामलला का सूर्य तिलक होगा। कुछ इसी तरह रामलला के मस्तक को सूर्य की किरणें सुशोभित करेंगी। कुछ इसी तरह भगवान सूर्य रामलला के ललाट पर विराजमान होंगे। यह सिर्फ झलक है। सूर्य की किरणें वैज्ञानिक पद्धति के जरिए रामलला तक पहुंचेंगी। देखिए जरा, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यह संभव कैसे हुआ। एक डेमो के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे रामनवमी के दिन ठीक दोपहर 12 बजे रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक होगा। इस पूरी प्रक्रिया में रिफ्लेक्टर, दर्पण, लेंस की मुख्य भूमिका होगी। कैसे, आप खुद देखिए जरा। राम मंदिर की छत पर रिफ्लेक्टर लगाया गया, जहां सूर्य की किरणें पहुंचेंगी। इसमें लगे मुख्य लेंस से सूर्य की किरणें आगे बढ़ेंगी और राम मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगे दर्पण की मदद से आगे बढ़ेंगी। इसके बाद सूर्य किरणें दूसरी मंजिल पर लगे लेंस 1 तक पहुंचेंगी और पहली मंजिल पर लगे लेंस 2 यानी लेंस 2 और लेंस 3 के जरिए आगे बढ़ जाएंगी। इसके बाद दर्पण 2 के जरिए गर्भगृह में रामलला के मुखमंडल तक सूर्य की किरणें जाएंगी और रामलला का सूर्य तिलक होगा। यहां आपको जल्दी से भगवान राम के दिव्य सूर्य तिलक का विज्ञान भी समझा देते हैं। रामलला का सूर्य तिलक सूर्य के पथ बदलने के सिद्धांत पर आधारित है। एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण
3 लेंस का इस्तेमाल इसमें हो रहा है, जिसका डेमो हमने आपको दिखाया। पीतल के पाइप के जरिए किरणें भगवान राम के मस्तक तक पहुंचेंगी। राम मंदिर की छत पर लगे रिफ्लेक्टर में मुख्य लेंस फिट है। यह रिफ्लेक्टर 19 गियर्स की मदद से काम करेगा ताकि जरूरत पड़ने पर इसे एडजस्ट किया जा सके। सूर्य की किरणों को नीचे तक पहुंचाने के लिए पेरिस्कोप वाला सिद्धांत लगाया गया है, जो अक्सर पनडुब्बियों और कैमरे में इस्तेमाल होता है। कई स्मार्टफोन्स के कैमरे में भी पेरिस्कोप लेंस होता है। इसके अलावा पहली मंजिल पर लगे दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर लगाया गया है ताकि किरणें सीधे मस्तक तक जाएं। वर्टिकल पाइप में लगे लेंस और दर्पण की मदद से रामलला के मुखमंडल तक सूर्य की किरणों के पहुंचने का इंतजाम किया गया है। इसके लिए भौतिक यानी फिजिक्स के सिद्धांतों का इस्तेमाल हुआ है। वैज्ञानिकों के पैनल से राय भी ली गई है। ट्रायल का वीडियो आपने देख लिया है। अब रामनवमी के दिन रामलला के सूर्य तिलक का सबको बेसब्री से इंतजार है। रामनवमी के दिन करीब 4 मिनट के लिए सूर्य तिलक होगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए जरा, देखा आपने? सूर्य तिलक की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, लेकिन 45 दिन नहीं हुए हैं और भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अगर इस देश के ऊपर कोई टेढ़ी नजर से देखेगा तो वो बचेगा नहीं। सत्ता में अब बात करते हैं आपकी सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर की। याद है ना आपको ये तस्वीर, कैसे आईएसआईएस का अब्दुल मतीन ताहा ने हिंदू वेश रखा और विघ्नेश बन गया ताकि पकड़ा ना जाए। सत्ता की एक कुंजी एनआईए से मिली जानकारी पर आधारित है। यह ब्लास्ट याद है आपको? बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को दोपहर करीब 1 बजे लंच टाइम में ब्लास्ट हुआ था। यह डराने वाली घटना थी। एजेंसियों ने इसकी जांच गहराई से की और अब धमाके का मास्टरमाइंड 42 दिनों के बाद पकड़ा गया है। सोचिए, बेंगलुरु में ब्लास्ट होता है और इसके तार वहां से 1800 किलोमीटर दूर बंगाल में कोलकाता के पास मिलते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि आईएसआईएस के निर्देश पर बम विस्फोट करने वाला आतंकवादी नाम बदलकर बंगाल में छिपा हुआ था। वो हिंदू नाम रखकर जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा था। यह वीडियो बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट का हम आपको दिखाने वाले हैं। यह देखिए जरा, उस दिन का बारूदी दृश्य याद कीजिए। रामेश्वरम कैफे में जब लोग खाना खा रहे थे, इसी दौरान आईडी बम विस्फोट होता है। उस दिन 9 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। सोचिए साजिश कितनी बड़ी है और आतंक का जाल कहां से कहां तक फैला हुआ है। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने आज कोलकाता से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों के नाम आपको बताते हैं। पहला है अब्दुल मतीन ताहा और दूसरा है मुसाफिर हुसैन शाजिब। एनआईए के मुताबिक अब्दुल मतीन ताहा इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। अब्दुल मतीन ताहा ने पूरा प्लान तैयार किया था और मुसाफिर हुसैन शाजिब ने कैफे में आईडी रखा था। इन्हें डर था कि कर्नाटक में ये पकड़े जा सकते हैं। इन्हें अपने आईएसआईएस वाले आकाओं से यह आदेश मिला था कि बंगाल में नाम बदलकर आराम से रहें, और इन दोनों ने किया भी यही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का साफ साफ कहना है कि रामेश्वरम कैफे में विस्फोट के पीछे शिवमोगा के आईएसआईएस मॉड्यूल का हाथ है। इसको भी आज डिकोड करेंगे। पहले आपको दोनों आतंकियों के बारे में बताते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा एक एक फैक्ट, क्योंकि आपको अलर्ट रहना जरूरी है। कहीं आपके आसपास, आपके नजदीक, आपके बगल में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा तो संदिग्ध नहीं है। एनआईए से मिली जानकारी के अनुसार अब्दुल मतीन अहमद ताहा की उम्र सिर्फ 30 साल है। इस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। इसने बंगाल में अपना नाम विघ्नेश रखा था। फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल कर रहा था। विघ्नेश नाम से फर्जी आधार कार्ड भी इसने बनवाया हुआ था। यह सब इसलिए ताकि जांच एजेंसियों को शक ना हो। वहीं दूसरा नाम है मुसाफिर हुसैन शाजिब। इसकी उम्र भी 30 साल बताई जा रही है। बेंगलुरु के कैफे में आईडी बम इसी ने रखा था। यह मोहम्मद जुनैद के नाम से बंगाल में रह रहा था। इस पर भी 10 लाख रुपए का इनाम था। मुसाफिर हुसैन शाजिब ने पहचान छिपाने के लिए फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था। सोचिए 30 साल की उम्र और इतनी कट्टरता, इतना जहर कि ये दोनों आईएसआईएस के रजिस्टर्ड स्टैम्प्ड आतंकवादी बन गए। इनका ब्रेन वॉश किया गया था। इन्हें कट्टरता के प्रवचन सुनाए गए थे जिनसे ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे और मानते थे कि असली आजादी तब मिलेगी जब भारत में शरिया कानून स्थापित हो जाएगा।
बेंगलुरु ब्लास्ट पर हमने 2 वीडियो खूंजी भी बनाई। इन तस्वीरों को आज रिवाइंड कर कर देखना जरूरी है, क्योंकि इससे आप ये जान पाएंगे कि 1 मार्च को बेंगलुरु में कैसे आईएसआईएस ने लंच ब्रेक को बम ब्रेक बना दिया। ऐसी संदिग्ध गतिविधियां कभी आपको दिखाई दें तो आपको भी सावधान हो जाना चाहिए और इस रिपोर्ट को गौर से देखना चाहिए। जरा ध्यान से देखिएगा। पहले ये ब्लास्ट आपके सामने हो रहा है, कैफे में लोग खाना खा रहे हैं, अचानक यहां पर ब्लास्ट हो जाता है। ये देख रहे हैं आप। अब जरा इसकी डिटेलिंग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। ये धमाके का वीडियो लंच के दौरान होता है। अफरा तफरी मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगे। ठीक इससे पहले की तस्वीर भी देखिए। इस तस्वीर में एक शख्स इडली लेकर, ये देखिए, इडली लेकर जा रहा है, लेकिन दिमाग में ब्लास्ट की पूरी तैयारी है। इडली लेकर जाते हुए दिख रहा है। एनआईए के मुताबिक यह तस्वीर आतंकी की है। वो कैफे में इडली सर्व करने के नाम पर बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा था। वहीं कैफे के बाहर मौजूद आरोपियों की यह तस्वीर एनआईए ने जारी की थी। ध्यान से देखिएगा, ये तस्वीरें, ये 3 तस्वीरें, ये भी ब्लास्ट से पहले की। वैसे तो ये पूरा खेल आईएसआईएस के शिवमोगा मॉड्यूल से जुड़ा है, क्योंकि माना जा रहा है कि आतंकियों को वहां आईएसआईएस की तरफ से ट्रेनिंग मिली होगी, या फिर सारे आदेश वहीं से मिल रहे होंगे। कमांड सेंटर वहीं होगा। कमांड सेंटर से ही बंगाल जाने के निर्देश भी मिले थे, जिसके बाद एनआईए को सुराग मिले और इनकी गिरफ्तारी बंगाल से हो गई। इस पूरे मामले में बंगाल का नाम आते ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी के नेता टीएमसी को इस बहाने घेर रहे हैं, वहीं टीएमसी इसे बीजेपी का राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन आने के विदिन 2 आवर्स जो जॉइंट ऑपरेशन हुआ, उसमें हम विद सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्टेट पुलिस, हम लोगों को ये सक्सेस मिला और बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के 2 सस्पेक्ट को हम डिटेन कर पाए। The very fact that the hands of law have started moving, the culprits have been caught. That is something which will be encouraging to those who believe in democracy. India is a great country. Bengal is a famous part of that. Whether a criminal tries to hide anywhere in India, he will be arrested. That is a lesson which you will learn. सवाल तो ये उत्पन्न होता है कि पश्चिम बंगाल हर प्रकार के आतंकी और जिहादी और इस प्रकार के उग्रवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक सेफ हेवन, एक अड्डा क्यों बन चुका है? क्या इसलिए क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर जो सरकार है वो धरने पर बैठ जाती है जब एनआईए कार्रवाई करती है? देखिए, भाजपा को आरोप करने की जो वो एक आदत सी बन गई है। ये आदत अच्छी नहीं है। दरअसल उनको ये जलन हो रही है इस बात से कि एनआईए ने पश्चिम बंगाल की पुलिस की तारीफ की, तो इसको अब भाजपा को घुमाना है। अब इस तरीके से घुमा के लोगों को गुमराह करने की फिर वही कोशिश। देश की अंदरूनी सुरक्षा लेकर तृणमूल का जो रवैया रहा, ये कोई भी स्वाभाविक समाज में एक्सपेक्टेड नहीं है। पश्चिम बंगाल एक सेफ पैसेज है अलगाववादी शक्ति के लिए, एक सेफ हेवन है, लेकिन हैप्पी हंटिंग ग्राउंड नहीं है। स्टेट पुलिस का क्रेडिट है जो एनआईए के साथ जॉइंट ऑपरेशन में 2 घंटे के अंदर पूरा नेटवर्क कर लिया है और पकड़ लिया है। तो भाजपा का जो दूसरे स्टेट्स है, तो वहां पे जो सब क्रिमिनल वहां से पकड़ा जा रहा है। अब कौन समझाए इनको कि टेरर पॉलिटाइजेशन नहीं बल्कि टेरर अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है। एनआईए के मुख्य आरोपी की पहचान ऐसे ही नहीं हुई है। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद एनआईए मास्टरमाइंड तक पहुंची है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक ताहा हमेशा टोपी पहनता था, जो उसने चेन्नई में रहने के दौरान खरीदी थी।
इस केस में जितने भी संदिग्ध पकड़े गए उनका कनेक्शन कर्नाटक के शिवमोगा से जरूर मिला है। एनआईए के शिवमोगा मॉड्यूल को लेकर कहा जाता है कि यहां कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाया जाता है। यहां पर बड़ी रोचक खबर आ रही है काशी से। दिलचस्प है ये। अगर आप अब वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाएं तो वहां मौजूद पुजारियों को देखकर धोखा मत खाइएगा, क्योंकि हो सकता है वो पुजारी नहीं है बल्कि पुलिस वाले हो। शायद आपको हमारी बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन असल में ये बिल्कुल सच है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में अब कुछ पुलिस वालों को पुजारियों के वेश में तैनात किया गया है और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के इस फैसले पर उत्तर प्रदेश में अब सियासी घंटियां बजने लगी हैं। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, यह बताने से पहले हम आपको उन पुलिस वालों से मिलवाते हैं जो एकदम पुजारी की तरह दिखते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में तैनात। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। तस्वीरों में आपको 6 लोग नजर आ रहे हैं। ये देखिए, जिनका हुलिया तो बिल्कुल पुजारी जैसा है। ये देखिए, 6 लोग बिल्कुल पुजारी जैसे हैं। लेकिन 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 असल में ये सभी लोग यूपी पुलिस के। लेकिन जरा अंदाज देखिए, धोती कुर्ता, गले में शिव नाम का गमछा, साथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर त्रिपुंड। इसके अलावा इस तस्वीर में मौजूद दोनों महिला पुलिसकर्मियों को देखिए जिन्होंने गेरुआ रंग का सलवार कुर्ता धारण किया है और इनके ऊपर ओम नाम वाला दुपट्टा है। यानी इन्हें देखकर शायद ही कोई बता पाए कि ये पुजारी नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं। सोचिए जरा। अब हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर तैनात किए गए इन पुलिस वालों का ड्यूटी चार्ट दिखाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी मंदिर के अंदर कितने पुलिस वालों को पुजारी के वेश में किस ड्यूटी पर लगाया गया है, इसकी जानकारी देते हैं। ध्यान से देखिएगा। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के आदेश के अनुसार एक शिफ्ट में 6 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे, 6, और इन सभी लोगों को गर्भगृह की जिम्मेदारी सौंपी गई। इनमें से 2 पुलिसकर्मी पुजारी की वेशभूषा में काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रहेंगे और बाकी 4 पुलिस वाले गर्भगृह के सभी अलग अलग द्वार पर तैनात होंगे। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल जो इस वक्त आपके मन में, मेरे मन में भी है, आखिर काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस वालों को पुजारी वाले वेश में तैनात करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके पीछे हम पुलिस प्रशासन का तर्क बताते हैं। पुलिस का जो आदेश है उसमें यह बताया गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इसी वजह से कई बार श्रद्धालुओं की ओर से दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की की शिकायतें मिली हैं और पुलिस पर ऐसे आरोप लगाए गए। इसके अलावा श्रद्धालु मंदिर में पुलिस को देखकर असहज महसूस करते हैं और इन्हीं सब वजहों से मंदिर में अलग तरह की पुलिसिंग व्यवस्था करने की जरूरत महसूस हुई और इस तरह का फैसला लिया गया। तर्क यह भी है कि श्रद्धालु पुजारी की बातों को सहज स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए पुलिस वालों को पुजारी के वेश में तैनात किया गया है। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में नो टच पॉलिसी भी लागू कर दी गई। लेकिन ये नो टच पॉलिसी है क्या? अब जल्दी से इसे देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस पॉलिसी के तहत पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को स्पर्श नहीं करेंगे। पुलिस वालों की ओर से श्रद्धालुओं को धक्का देकर हटाने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस वाले सिर्फ अपील करके श्रद्धालु से आगे बढ़ने के लिए कहेंगे। पुजारी के वेशभूषा में मौजूद ये पुलिसकर्मी मंदिर और गर्भगृह में भीड़ नियंत्रित करेंगे और साथ ही साथ ये पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को गाइड भी करेंगे। लेकिन अब वाराणसी कमिश्नरेट के इस फैसले को लेकर यूपी में राजनीतिक चिंगारियां भी निकलने लगी हैं और इस पर पहला चिंगारी भरा पोस्ट किया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, पुजारी के वेश में पुलिसकर्मी का होना किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है? इस तरह का आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। कल को इसका लाभ उठाकर कोई भी ठग भोली भाली जनता को लूट लेगा तो उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन क्या जवाब देगा? निंदनीय, ये उन्होंने लिखा। अखिलेश ने शुरुआत की तो कांग्रेस भी मैदान में आ गई, उसकी ओर से भी फैसले पर सवाल उठाए गए। बीजेपी ने जवाब दिया है। हम आपको इस पर एक छोटी सी रील दिखाते हैं। पहले से हम लोग बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। दर्शनार्थी हम लोग को इज्जत दे रहे हैं, दर्शनार्थियों को हम लोग इज्जत दे रहे हैं। दर्शनार्थी हम लोग की बातें सुन रहे हैं, सुनने के बाद बाहर निकल जा रहे हैं। अच्छा फील महसूस हो रहा है हम लोगों को। ये मंदिर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था हो गई है। ये वो अपना पूरा नियम जो है एकदम पूरा बना कर रखे हैं, किसी भी को कोई भी तकलीफ भी नहीं होने दे रहे हैं।
जब पुलिस वाले नॉर्मल ड्रेस में होंगे, सिविल ड्रेस में होंगे, तो लोगों को उसमें अच्छा रहेगा कि लोगों को ये नहीं रहेगा कि पुलिस वाले हमें रोक रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होके आएगी। निश्चित वहाँ से जो चीज़ें लगाई गई हैं, जिन पुलिस वालों को गिरुआ वस्त्र पहनाकर, वो तो एक इनका अपना जो एजेंडा है उस पर काम कर रहे हैं, पर निश्चित तौर से सुरक्षा की जिम्मेदारी भरपूर होनी चाहिए और सुरक्षा पूरी तरीके से बाबा के दरबार में मुस्तैद होनी चाहिए। जानबूझ करके कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के नेता इस पर इसलिए टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे किसी धर्मस्थल पर सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं, कैसे श्रद्धालुओं का ध्यान रखा जा रहा है, कैसे उनकी सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए जानबूझ करके उस पर राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं। यहाँ पर जो भीड़ है वो श्रद्धालुओं की भीड़ है, तो उनके लिए हमको अपने पुलिसकर्मियों के माइंडसेट को पूरी तरह से बदलना होगा। इसके लिए जो भी पुलिसकर्मी ट्रेनिंग यहाँ पर आएंगे ड्यूटी के लिए, तो ड्यूटी से पूर्व यहाँ पर एक छोटा सा मॉड्यूल 3 दिन का चलाया जाएगा। धाम में दर्शनार्थियों को नो टच पॉलिसी लागू की गई है कि किसी भी दर्शनार्थी को छू करके कोई नहीं हटाएगा। तो गर्भगृह के पास जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको सनातनी वेशभूषा में धोती कुर्ता और महिलाओं को साड़ी के साथ खड़ा किया गया है, ताकि दर्शनार्थियों को ये फील हो कि मंदिर के पुजारी या मंदिर के स्टाफ ने उनसे आगे बढ़ने का निवेदन किया है। अगर हम सभी अनुशासन में रहें तो शायद इन सब चीजों की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अब काशी विश्वनाथ में पुजारी पुलिस को लेकर सियासत से सोशल मीडिया तक बहुत सारे सवाल ट्रेंड कर रहे हैं, और वो क्या क्या है सुनिए। सवाल नंबर 1, मंदिर के अंदर पुजारी की वेशभूषा में पुलिस की तैनाती क्यों? सवाल नंबर 2, मंदिर में जो काम पुजारी का है वो पुलिस वाले क्यों कर रहे हैं? अगला सवाल, पुलिस वालों की जगह पुजारियों को ही क्यों नहीं तैनात किया गया? तो सवाल यह भी है कि क्या पुलिस मैनुअल में धोती कुर्ता वाले ड्रेस कोड की इजाजत है? और यह भी पूछा जा रहा है किसी मंदिर में ऐसा नहीं तो काशी विश्वनाथ मंदिर में क्यों? वैसे आज हमने पुलिस मैनुअल में धोती कुर्ता वाले ड्रेस कोड को लेकर पूर्व पुलिस अधिकारी से भी बातचीत की। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। फिर जो ड्रेस कोड होता है, जो पुलिस वाले ड्रेस पहनते हैं, वो स्टेट के पुलिस एक्ट होते हैं, जिसके हिसाब से फिर आगे पुलिस रूल्स बने होते हैं, जिसके हिसाब से वो ड्रेस पहनते हैं। ये ड्रेस खाकी भी हो सकती है, ये ड्रेस वाइट भी हो सकती है, पर जो ड्रेस आप किसी पुलिस वाले को जो है एक उसमें एक महंत की ड्रेस में जो है आप गर्भगृह में उनको करके भेज रहे हैं, ये मेरे हिसाब से जाति भी है और इलीगल भी है। क्योंकि आप कभी भी पुलिस फोर्स को किसी एक खास धर्म के साथ जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने किसी एक धर्म के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया तो फिर सेक्युलर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक स्वरूप है, जो कि सेक्युलर है, वो सेक्युलर नहीं रह जाएगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं तमिलनाडु के मदुरै। वहां पर हम किसी मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु के मदुरै में आज गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, और TV9 भारत संवाददाता कुमार कुंदन से गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत हुई, एक्सक्लूसिव बातचीत, आप खुद देखिए। दक्षिण की सांस्कृतिक राजधानी मदुरई में और अमित शाह यहाँ पे खुद रोड शो ले रहे हैं। सामने आप तमाम भीड़ देख सकते हैं, और इस भीड़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। सर, दक्षिण में 400 पार का किस तरीके से आप लोगों को लगता है कि ये संभव हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, इस बार हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप मदुरई में देखिए, इस प्रकार का जन समर्थन मदुरई में मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साह का वर्धक है। यहाँ की जनता, तमिलनाडु की जनता AIDMK और DMK दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है, और वो इस बार मोदी जी के साथ है। सनातन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कई सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो सनातन को लेकर सवाल करते रहे हैं। देखिए, सनातन के विरोध के कारण भी DMK पर गुस्सा है, और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के विरोध के कारण भी DMK पर गुस्सा है। मगर सबसे बड़ी बात है, करप्शन के कारण ये दोनों पार्टियों पर बहुत बड़ा गुस्सा है। एक बार तमिल संगम और काशी संगम जैसे प्रोग्राम किया भारतीय जनता पार्टी ने, आपको लगता है इन सभी का असर पड़ा है यहाँ पे? निश्चित रूप से असर पड़ता है, परंतु इस बार
हम तमिलनाडु में बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं ओवरऑल आप यहाँ पे? देखिए, इंडिया गठबंधन का ये परंपरागत क्षेत्र रहा है, मगर इस बार हम बहुत बड़ा डेंट लगाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। निश्चित रूप से बड़े डेंट लगाने की बात है और बता रहे हैं कि 400 पार में दक्षिण का काफी योगदान होगा। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, मदुरई। बीजेपी के कैंडिडेट मदुरई से हैं आर श्रीनिवासन, जो कि इलेक्शन से पहले ही अपने आप को एमपी कहते हैं। हालांकि उनका एमपी का जो एक्रोनिम है उसका पूरा फुल फॉर्म ये है, मदुरई फॉर प्रोफेसर। खैर, अब सत्ता में आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ा एक चिंता कार्ड निकालते हैं, जिसमें एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या आपके डॉक्टर साहब भी अधूरे पर्चे लिखते हैं, या पर्चे में डॉक्टर साहब जो दवाएं लिखते हैं वो आपको समझ में नहीं आती है? सोचिए जरा, मैं फिर से ये सवाल पूछ रहा हूं, सोचिए, क्या आपके डॉक्टर साहब भी अधूरे पर्चे लिखते हैं, या पर्चे में डॉक्टर साहब जो दवाएं लिखते हैं वो आपको समझ में नहीं आती है? या फिर क्या ऐसा भी हुआ है कि कभी आपके डॉक्टर ने गलत दवा लिख दी हो? ये सवाल सुनकर आप चौंक गए होंगे, जैसे मैं पढ़ के चौंक गया हूं। अब जरा पूरी खबर देखिए, क्योंकि वो और ज्यादा चौंकाने वाला है। दरअसल ICMR के इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश के 13 बड़े अस्पतालों में सर्वे के बाद जो दावा किया है, उसके अनुसार कई डॉक्टर्स मरीजों को आधे अधूरे पर्चे लिख रहे हैं। सोचिए, जांच के दौरान बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन ही गलत पाए गए, यानी गलत दवाएं। इसके अलावा कुछ दवाएं ऐसी हैं जो डॉक्टर जरूरत से ज्यादा मरीजों को लिख रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि ओपीडी में मरीजों के साथ जल्दबाजी में डॉक्टरों की ओर से बड़ी लापरवाही की जा रही है, और डॉक्टरों की इस लापरवाही की वजह से मरीजों पर गैर जरूरी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। यह दावा किस आधार पर किया गया, यह भी सुनिए। वर्ष 2019 में ICMR ने देश में दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसकी निगरानी में 13 अस्पतालों की ओपीडी में सर्वे किया गया और कुल 7800 मरीजों से प्रिस्क्रिप्शंस लिए गए। फैक्ट्स पर ध्यान दीजिएगा, और इसके बाद जो आंकड़े बताए गए हैं वो डराने वाले। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार 45% डॉक्टर्स के पर्चे ऐसे मिले जिसमें अधूरी जानकारी पाई गई। सर्वे में 9.8% 9.8% डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस गलत मिले, मतलब दवाओं को लिखने में लापरवाही। यानी 7800 में से 475 मरीजों को जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया वो पूरी तरह गलत था। मतलब ICMR की इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप यही कहेंगे कि ऐसे डॉक्टर से भगवान बचाए, और हम डॉक्टर्स को भगवान समझते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन यह चिंताजनक रिपोर्ट है। वो डॉक्टर्स जिन्हें भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, और यही डॉक्टर्स इतनी बड़ी लापरवाही करेंगे तो आप किस पर यकीन करेंगे? वैसे एक बात यह भी है कि सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं है, एब्सोल्युटली। कुछ डॉक्टर्स पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ अपने धर्म को निभा रहे हैं। हिपोक्रेटिक ओथ, ये आपको याद है, वो जो डॉक्टर्स लेते। इसीलिए सबको एक तराजू में तौलना ठीक नहीं है, लेकिन जो खराब है उसे खराब कहना भी जरूरी है और आपके सामने लाना भी। ICMR की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कई डॉक्टर्स मरीजों को पर्चे में जरूरी जानकारी ही लिखना भूल गए। बताइए, इनको पहले इन डॉक्टर्स को खुद पर्चे की जरूरत है, जैसे दवा की डोज कितनी लेनी है, दवा कब खानी है और दिन में कितनी बार खानी है। इसका जिक्र भी कुछ डॉक्टर्स ने अपने प्रिस्क्रिप्शन में नहीं किया। तो आप क्या कह सकते हैं? पहले तो इनको डॉक्टर्स की जरूरत है। अगर डॉक्टर हो ऐसे तो मरीज भगवान भरोसे। ICMR की रिपोर्ट की एक और चौंकाने वाली बात देखिए, जो डॉक्टर्स की लापरवाही को एक्सपोज करती है। रिपोर्ट के मुताबिक जो दवाएं ज्यादा लिखी जा रही हैं उनमें पेंटोप्राजोल, रेबाप्राजोल और एंजाइम्स की दवाएं हैं। इसके अलावा जिन दो बीमारियों के पर्चे सबसे ज्यादा गलत पाए गए हैं उनमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज शामिल हैं। सोचिए, अभी कुछ ही दिन पहले बल्कि हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से गलत दवाइयां मिल रही हैं, नकली दवाइयां मिल रही हैं। अब बताइए, यहां पर गलत दवाइयां लिखी जा रही हैं। वैसे ICMR की इस रिपोर्ट और चौंकाने वाले दावे पर IMA के पूर्व सदस्य ने सवाल उठाए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष डॉक्टर अनिल गोयल के अनुसार रिपोर्ट में विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्टरी है और केवल एक सर्वे के आधार पर डॉक्टर्स को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पेपर में खुद लिखा है कि रिपोर्ट की अपनी सीमाएं हैं और मरीजों के
अगले पिछले ट्रीटमेंट का कोई डेटाबेस इसमें शामिल नहीं किया गया है। जैसे डायरिया है, वाटरी डायरिया है, कोई दस्त के साथ आया है, उसको आप ORS ना दे के उसको एंटीबायोटिक देंगे तो कम्प्लीटली गलत है। आपके पास कोई आया है राइनो वायरस लेके, कॉमन कोल्ड लेके आया हुआ, आप उसको एंटीबायोटिक दे दोगे तो बिल्कुल गलत है। स्टडी जो है ये सिर्फ स्टडी में नहीं सीमित होना चाहिए, कई बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं वहाँ पर ये कॉमन है। ये प्रेस्क्रिप्शन डेटाबेस बनाया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसके एनालिसिस के अनुसार फिर एक्शन लिया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हर डिजीज़, हर पेशेंट में प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से होती है। जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन है ICMR की हो या WHO की हो या इंटरनेशनल गाइडलाइंस हो, जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हम कहते हैं उसके बेसिस पर होती हैं, वो एडवाइजरी इन नेचर होती है, मतलब सलाह दी जाती है आपको कि भाई ऐसा आप करें। लेकिन एक डॉक्टर जो अपने अनुभव के अनुसार पे अपने अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो मरीज़ की दशा देखकर दवाइयाँ देते हैं। इसमें कहीं ये नहीं इन्होंने लिखा कि जो उसको ज़रूरी दवाई थी वो नहीं दी गई, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये भी जानना ज़रूरी है। तो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बाद अब बात करते हैं राजनीति के प्रिस्क्रिप्शन की, जिसमें सब कुछ बड़ा क्लैरिटी से लिखा है। सत्ता में बाद प्रधानमंत्री मोदी की 3M मिसाइल की, जो आज उन्हें जम्मू के उधमपुर से फायर की, जम्मू के उधमपुर से, और इसके टारगेट थे इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। सबसे पहले हम आपको पीएम की इस 3M मिसाइल के बारे में बताते हैं। इसमें पहले M का मतलब है मटन, जिस पर पीएम ने यह कहा कि कुछ लोग सावन में मटन खाते हैं। इसमें निशाने पर थे राहुल गांधी। दूसरे M का मतलब है मछली, जिस पर पीएम ने कहा कि कुछ लोग नवरात्र में नॉनवेज खाते हुए वीडियो बनाकर चढ़ाते हैं। इस मिसाइल का टारगेट थे तेजस्वी यादव, और पीएम ने यह भी कहा कि इनकी मानसिकता मुगलों वाली है। वैसे तो प्रधानमंत्री ने अपने बयान में किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन सियासत में इशारे काफी होते हैं। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे।